जय हिंद जय भारत साथियों, माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं राम खरे आप सभी का स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। आप सभी को बता दूं, हम पढ़ रहे हैं स्पेशली स्टैटिक जीके जीएस। अगर मैं आज से अपने इस अध्याय की बात करूं तो हमारी जो सीरीज है अब डेली चलेगी शाम 6 को। अगर मैं स्टैटिक जीके जीएस की बात करूं तो स्पेशली हम जो पढ़ रहे हैं वह रेलवे और रेलवे फाउंडेशन के अंतर्गत या रेलवे ग्रुप के अंतर्गत, चाहे आपका वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, साथ ही साथ अभी जो तत्कालीन हमारे सामने हैं रेलवे आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, इन सभी के लिए कंप्लीट हमारी ये क्लास होगी। साथ ही साथ अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के अंतर्गत भी आपका स्टैटिक जीके और जीएस। साथ ही मैं एक चीज और बता दूं, कहने के लिए हम भले ही स्पेशली यहां पर रेलवे या एसएससी लिखा हुआ है, लेकिन अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हम खुद ही पता कर सकते हैं कि जो ये कंटेंट पढ़ाया जा रहा है यह क्या हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है या नहीं। अगर मैं बताऊं साथियों, तो चाहे आपका व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, साथ ही साथ आपका चाहे वो पीएससी प्री हो या आपका एमपी कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड या वर्ग 2 मुख्य परीक्षा सामाजिक विज्ञान हो, साथियों जीके तो सभी के लिए इक्वल रहता है, जीके सभी के लिए बराबर होता है। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर हुआ, फुटबॉल हुए, गेम हुए, आईपीएल हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, ये सब के लिए तो बराबर है और सभी के जैसा एक जैसा इक्वल नॉलेज है। तो कहने के लिए भले ही हम ये कह सकते हैं कि हम रेलवे एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप अदर एग्जाम्स के लिए हैं तो भी हमारी ये क्लास है और आप सभी के लिए हमारी क्लास ये डेली अपने निर्धारित समय शाम 6 बजे से होगी। जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट नंबर ये 1 है और मैं आपको वादा करता हूं कि डेली आपकी ये क्लास होने वाली है और जिस प्रकार से आरपीएफ में, एसएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए डेली लेकर आऊंगा। अगर आप मेरे साथ डेली इनको पढ़ते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस बार रेलवे की वैकेंसी में आपका नाम होगा और आप सफल जरूर होंगे। ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करना चाहूंगा, आरपीएफ एसआई हो चाहे वह आपका फाउंडेशन बैच हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारी क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको माइंड फॉर एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, आप इसे जरूर ज्वाइन करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेलवे के बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रह आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें मैं आपका करंट अफेयर भी अपडेट कराऊंगा। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, एक बार कमेंट कर दें सब कुछ ठीक है, ऑडियो और वीडियो क्लियर है आप सभी को। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन जो कि आपका करंट अफेयर से है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है भाई। हमारे जो प्रश्न है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेंगे, है ना। तो हाल ही में भ्रष्टाचार यानी करप्शन, हाल ही में भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी जिनका नाम डेवॉन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथियों अगर बात करें 5 साल का प्रतिबंध यानी रोक लगा दिया गया है खेल खेलने से, तो पहली बात तो प्रश्न ये, कईयों बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि डेवॉन थॉमस का संबंध किस क्रिकेट टीम से है, क्या खेलते हैं और किस देश के ये रहने वाले हैं। एक बार जल्दी से आंसर दें, फिर हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। जितने लाइक देख रहे हैं जल्दी से आंसर दें भाई। अगर मैं बताऊं साथियों, यहां देखिएगा, सबसे पहले कि अगर डेवॉन थॉमस की बात करूं जिन पर भ्रष्टाचार का यह आरोप लगाया है, ये वेस्ट इंडीज से संबंधित है। कहां से हैं? वेस्ट इंडीज से संबंधित हैं। सेकंड प्रश्न आपका सामने है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस किस संविधान से ली गई है। साथियों बहुत बेहतरीन प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में बारंबार रिपीट हुआ है। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यहां देखिएगा, अगर मैं समवर्ती सूची की बात करूं, इसे अंग्रेजी में कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो यहां देखिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूची जिसे अंग्रेजी में शेड्यूल्स कहते हैं। तो यदि प्रश्न आ जाए कि मूल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो मूल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अगर वर्तमान अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान अनुसूचियों की संख्या कुल मिलाकर ये 12 है। कितनी है? 12 है। ठीक है साथियों, यहां पर कौन सी अनुसूची की बात करी गई है? 7वीं अनुसूची की बात करी गई है। और 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के मध्य
तालमेल बना रहे, उनके मध्य झगड़ा ना हो, इसीलिए वर्ग का शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, यानी केंद्र व राज्य की स्पष्ट शक्तियों का बंटवारा है। तो केंद्र व राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा है, काय का है, विषय का बंटवारा है। तो साथियों यहां पर 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। एक को हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, क्या कहेंगे? यूनियन लिस्ट, संघ सूची। एक को कहेंगे हम स्टेट लिस्ट, यानी आपकी राज्य सूची। और एक को हम कहेंगे कॉनकरेंट लिस्ट, यानी इसे ही हम कहते हैं बेटा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या कहलाती है? इससे पहले हम जानें कि संघ सूची क्या है। संघ सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार या पार्लियामेंट को है, संसद को है। वहीं अगर मैं स्टेट सूची की बात करूं, राज्य सूची की बात करूं, तो राज्य सूची में राज्य के हित के लिए विषय दिए गए हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। जैसे पुलिस हुआ तो पुलिस राज्य सूची का विषय है। तो साथियों ये राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएंगे। वहीं अगर मैं समवर्ती सूची की बात करूं तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय दिए गए हैं जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र व राज्य के मध्य कोई मतभेद बन जाए तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही हमारे देश में प्रभावी होगा। तो समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया की देन है। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की देन है। अगला, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। यहां देखिएगा अगला, श्रीनगर नदी के तट पर स्थित। बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों। श्रीनगर नदी के तट पर स्थित है, जैसे इंडस नदी पर, झेलम नदी पर, चिनाब नदी पर और रावी नदी पर। जल्दी से बताइए साथियों। यहां देखिएगा अगर एक प्रश्न आता है आपका हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम शाहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। हड़प्पा के अंतर्गत आपको R37 एक कब्रिस्तान मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा? एक कब्रिस्तान मिलेगा R37। यह प्रश्न पूछा गया है। R37 क्या है? तो एक प्रकार का कब्रिस्तान है, एक प्रकार का शमशान घाट है। सभी लोग को भी ये नमस्कार। एक बार आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक एंड शेयर कर दें। डेली हमारी क्लास रहेगी साथियों। चलो जल्दी से आंसर देते हैं। अब यहां देखिएगा, अगर मैं बात करूं आंध्र महिला सभा की स्थापना किसने की? पंडिता रामाबाई ने, दुर्गाबाई ने, गायत्री देवी ने या सरोजनी नायडू? साथियों सरोजनी नायडू के बारे में आपको क्या याद आता है आप मुझे जरूर बताइएगा साथियों। यहां देखिएगा अगर मैं आंध्र महिला सभा की बात करूं तो आंध्र महिला सभा की स्थापना दुर्गाबाई देशमुख ने की थी। किसने? दुर्गाबाई देशमुख ने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ग 2 वालों के लिए भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। महिला सुपरवाइजर में भी आते हैं और स्पेशली रेलवे एसएससी की में तो ये जान है ना। हरित क्रांति के कारण किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? हरित क्रांति के कारण किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? तो साथियों हरित क्रांति की बात करें, मत्स्य पालन या कृषि या दुग्ध डेयरी, यानी डेयरी लिखा हुआ है, या नन ऑफ दीज। तो यहां देखिएगा शुभम जी, क्या नाम है आपका? शशांक तिवारी जी, बहुत बढ़िया। यहां देखिएगा एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दे। हरित क्रांति का उद्भव कब हुआ था? हरित क्रांति का उद्भव कब हुआ था? तो साथियों मैं आपको बता दूं हरित क्रांति का उद्भव कब हुआ था? तो आप कहोगे 3rd पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान के बाद, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हरित क्रांति का उद्भव हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत प्रथम योजना अवकाश में किया गया था। 1966 से 1969 के मध्य हरित क्रांति का विकास हुआ।
हरित क्रांति ये जो शब्द है, प्रश्न पूछा गया कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया है, तो हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया है। किसने दिया है? विलियम गॉड ने दिया है। कईयों बार ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि हरित क्रांति का विश्व में जनक किसे कहते हैं, तो नॉर्मन बोरलाग को विश्व में हरित क्रांति का पितामह कहते हैं। साथ ही साथ भारत में फादर ऑफ हमारी हरित क्रांति किसे कहते हैं, यानी भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो वो हैं आपके एम एस स्वामीनाथन। साथियों, पंजाब हरियाणा को हरित क्रांति से बहुत ज्यादा फायदा हुआ था और गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो गेहूं उत्पादन एक प्रकार की कृषि है, तो हरित क्रांति का संबंध एग्रीकल्चर से है, यानी कृषि से है। अगला प्रश्न, ठीक है, भारत के लिए आर्थिक विकास की 1944-45 की योजना को किस रूप में देखा जाता है, जाना जाता है? जैसे लखनऊ प्लान, दिल्ली प्लान, कलकत्ता प्लान या बॉम्बे प्लान। साथियों, आप सभी को पता होगा 8 उद्योगपतियों के द्वारा आर्थिक नीति में परिवर्तन या कह सकते हैं औद्योगिकरण को वृद्धि करने के लिए एक प्लान लाया गया था, जिसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो बॉम्बे प्लान 1944-45 के अराउंड में आया था। अगला प्रश्न, हाल ही में ये करंट अफेयर का प्रश्न है, सभी लोग पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, कविता वर्मा जी, शशांक तिवारी जी, शानदार। अब यहां देखिएगा, अगर मैं बात करूं हाल ही में जेरेमिया मानेले को किस देश के पीएम के रूप में नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया? सिंगापुर, नामीबिया और सोलोमन। तो साथियों, आंसर यहां पर सी हो जाएगा, सोलोमन द्वीप का पीएम नियुक्त किया गया। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो यह मान के चलिएगा कि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तिवारी जी सलूट है, बहुत शानदार आंसर है बच्चा, पढ़ते रहो बेटा। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? अब ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो ट्रेन का पितामह किसे कहते हैं और कौन उसके समय गवर्नर था? ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चा। यहां ध्यान से देखिएगा, हमारे देश में पहली ट्रेन जो है यह 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने चलाया गया था। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि बताइए पहली ट्रेन कहां चलाई गई? तो मुंबई से थाने 24 किलोमीटर यह पहली ट्रेन चलाई गई। इस समय हमारे देश में जो गवर्नर था वो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। हम ये कह सकते हैं कि भारत में रेलवे का पिता कौन है? तो भारत में रेलवे का पिता डलहौजी है। कौन है? डलहौजी है। तो 1953 में भारत में पहली ट्रेन चलाई गई मुंबई से थाने, मात्र 34 किलोमीटर। करेक्ट। अगला यहां देखिएगा, प्रसिद्ध कंडारिया महादेव का मंदिर कहां पर है? साथियों, यह प्रश्न कईयों बार रिपीट हुआ है, एक बार सभी लोग इसको पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ओम पाठक जी नमस्कार। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुबह 8 बजे से अगर मैं अपने लेक्चर्स की बात करूं तो यूट्यूब पर मेरे 3 लेक्चर चलेंगे कल से। 8 बजे जो मेरा लेक्चर रहेगा यह वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान के लिए रहेगा यूट्यूब पर। तो अगर आप वर्ग 2 मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे मुझे लाइव देख सकते हैं। 11 बजे सुबह महिला सुपरवाइजर के लिए, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं डेली अब शाम 6 बजे रेलवे एसएससी के लिए
स्टैटिक जीके की क्लास मेरी डेली रहेगी, तो आप सभी लोग इस क्लास से जुड़ सकते हैं। हालांकि मैंने बताया अगर आप लोग वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये दोनों क्लास बहुत जरूरी है। रेलवे वाले भी हमारी सुबह 8 बजे की क्लास देख सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस तो एक जैसा ही होता है। अब यहां देखिएगा, अगर मैं कंदारिया महादेव की बात करूं तो कंदारिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है। खजुराहो का प्राचीन नाम क्या है? खजुराहो का प्राचीन नाम क्या है? तो इसे जैजाक भुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जैजाक भुक्ति कहते हैं। इसे खजूर बाहक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खजूर बाहक भी कहते हैं। साथियों, खजुराहो से आपके चंदेल वंश का संबंध है। चंदेल वंश का संबंध है, ध्यान रखिएगा। अगर हम्पी की बात करूं तो यह कर्नाटका पहुंच जाती है बात। अगला, गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? हम ये भी कह सकते हैं। शशांक तिवारी जी, वर्ग 2 मुख्य परीक्षा के लिए सुबह 8 बजे से कल से स्टार्ट हो जाएगी, है ना सर जी? एनटीपीसी की कविता जी, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि हमारा ये जो है ये आपके रेलवे फाउंडेशन के लिए स्पेशली है। अगर मैं बात करूं आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एक ही बात है। जीके जीएस तो सभी के लिए इक्वल रहता है, मतलब ये बराबर, आप बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। लेकिन स्पेशली रेलवे के लिए ये विशेष होगा, एसएससी के लिए विशेष होगा। पढ़िएगा शानदार तरीके से, बहुत मेहनत से मैं ये क्वेश्चन लेके आऊंगा और अच्छे क्वेश्चन है बेटा। आप देखना कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आने लायक ना हो। ओम पाठक जी घर चला गया था थोड़ा सा, है ना, अब डेली क्लास रहेगी बच्चा। चलो, गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? अब यहां देखो, सबको पता होगा ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। सबको महात्मा गांधी के बारे में बचपन से ही प्राप्त है। बचपन से ही महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों ने पीएचडी करके रखी हुई है। लेकिन प्रश्न ये है कि पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था? दिक्कत यहां फंस जाएगी आप लोगों को। अब यहां देखिएगा, अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी की, गांधी जी किसी काम से, वकालत के काम से दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहां गए थे? दक्षिण अफ्रीका। और ये गए थे कब? ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। अपनी मैडम से बोलकर, हमारी मां यानी कस्तूरबा से बोलकर ये गए थे। अपनी बीवी से कहा था कि मैडम 10 दिन में आ जाऊंगा भारत। लेकिन ये 21-22 साल वापस आते हैं। यानी गांधी जी वापस कब आते हैं? तो गांधी जी 1915 में भारत वापस आते हैं। अगर वही मैं बात करूं कि महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आते हैं। महात्मा गांधी पहली बार जो गिरफ्तार हो गए वह 1908 में साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में ही गिरफ्तार हो गए थे। तो 1908 आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना? साथियों, यह करंट अफेयर का प्रश्न है, आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है। सविता रावत जी, स्वागत है बच्चा आपका। मैं आप लोगों से कहूंगा कि डेली आप आइएगा, और एक निवेदन है कि क्लास को आप अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम से अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी हमारी क्लास से जुड़ पाएं और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। बच्चा यहां देखिएगा, हार्वर्ड के तर्ज पर जो भी वहां के कार्यक्रम है, हार्वर्ड का एक प्रकार का जो एटमॉस्फेयर है, चाहे वह स्पोर्ट्स का हो या एजुकेशन का हो, वह भारत में भी कहीं ना कहीं अप्लाई किया जाएगा। और आंसर वो है आपका सी, चंडीगढ़। सी आंसर इज करेक्ट। अगला, भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का उपयोग किया गया है। पार्ट 3 मौलिक अधिकार, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्रियम्बल यानी उद्देशिका यानी प्रस्तावना, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई ही नहीं। यह प्रश्न आप में से सबसे बनना चाहिए। यह क्वेश्चंस कईयों बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो मेरे मित्रों, एक बार क्लास को लाइक जरूर करिएगा आप लोग, है ना, और क्लास को दोस्तों को बताइएगा। यहां देखिएगा, भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का उपयोग किया गया है। साथियों, भाग 3 क्या है? भाग 3 में क्या दिया गया है? तो भाग 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार के बारे में दिया गया है।
मूल अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक दिया गया है। वहीं आर्टिकल 368 की बात करें, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है ना। संविधान संशोधन कौन करता है? तो भाई पार्लियामेंट को यह पावर दी गई है कि वह आर्टिकल 368 का प्रयोग करके देश के किसी भी संविधान प्रावधानों में परिवर्तन कर सकता है, मूल स्ट्रक्चर को छोड़कर। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना की बात करूं तो प्रस्तावना भी मूल संविधान का भाग है। और प्रस्तावना में एक बार अमेंडमेंट यानी संशोधन हो चुका है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन हुआ और इसमें 3 शब्द नए जोड़े गए। वहीं अगर मैं बात करूं फेडरल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 1 में साफ कहा गया है, भारत यानी इंडिया अर्थात भारत या इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत यानी इंडिया अर्थात भारत, यूनियन ऑफ स्टेट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं हिंदी में फेडरेशन की बात करूं यानी फेडरल की बात करूं तो फेडरल को भी हिंदी में संघ कहते हैं, और यदि अंग्रेजी में मैं यूनियन कहूं तो यूनियन को भी हिंदी में संघ कहते हैं। लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में हमने यूनियन ऑफ स्टेट कहा है। क्या कहा है? यूनियन ऑफ स्टेट कहा है। हमारे भारतीय संविधान में आधिकारिक रूप से संघ का उपयोग यानी फेडरल का उपयोग नहीं किया गया है, यूनियन शब्द का उपयोग किया है। तो यूनियन शब्द यानी फेडरल शब्द हमारे भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है। फेडरल नहीं है, यूनियन है। करेक्ट आंसर इज डी। बहुत बढ़िया तिवारी जी, पाठक जी। अब यहां देखिएगा, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, बताइए क्या? अब आज इसके बारे में मैं बहुत बढ़िया बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट, आपको मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया पाठक जी। अब यहां देखिएगा, कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो आप लोगों को अच्छी नहीं मालूम चलेगी। जैसे अगर मैं अपने ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? ब्रह्मपुत्र की। यहां मैं लिख ही देता हूं ताकि आप लोगों को मालूम चले कि क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया मिल गए। प्रश्न एक बनेगा आपके दिमाग में कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? किसी को पता है तो जरूर बताइएगा। अगर वहीं मैं कह दूं कि जब ये भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत को क्या कहते हैं? वहीं अगर मैं कह दूं कि ब्रह्मपुत्र को असम में क्या कहते हैं? इनके नाम भी अलग अलग हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसका आंसर दें। भैया, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यांगलोंग, यहां देखिएगा क्या कहेंगे? यारलोंग तसांगपो, ऐसा कुछ नाम है। जहां तक थोड़ा सा आप ठीक ठाक कर लेना। यानी तिब्बत में हमारी ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसे यारलोंग तसांगपो कहते हैं, अलग ही नाम है। पाठक जी, अभी एप्लीकेशन पर जो टॉपिक रह गए हैं उन्हें मैं पूरा करवाऊंगा, वो लाइव रहेंगे बेटा, ठीक है। सांगो कहते हैं। वहीं अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो इसे दिहांग नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। वहीं अगर मैं असम की बात करूं तो असम में इसे कहा गया है ब्रह्मपुत्र। क्या कहा गया है? ब्रह्मपुत्र कहा गया है। और यदि ब्रह्मपुत्र की बात करूं
तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा गया है? तो इसे जमुना कहा गया है। क्या कहा गया है? जमुना कहा गया है। जमुना, जमुना कहा गया है। और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। गंगा को पद्मा कहते हैं। बी इज करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। अगला यहां देखिएगा, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो भाई बताइएगा, रियाद है, मनामा है, दोहा है या मस्काट है? बताइए फास्ट। मैथ्स का जो बैच है बेटा वो चल रहा है ना, मैथमेटिक्स का। यदि किसी को किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए है तो आप इस नंबर पर बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, है ना। लेकिन कॉल आप करिएगा सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक, इतना काम करिएगा, है ना। कि जो टीम रहती है, जो फोन उठाते हैं, वो लगभग उनका टाइम यही रहता है। तो यदि किसी को कोई जानकारी चाहिए तो 9 से लेकर शाम 6 के बीच में कभी भी किसी प्रकार की के लिए भी कॉल कर सकता है बेटा, है ना। चलो ये आंसर लगा रहे हैं पाठक जी, देखते हैं पाठक जी का आंसर कहां तक सही है। अब यहां देखिएगा, अगर मैं बात करूं सऊदी अरब की, कि सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगी, कैपिटल क्या हो जाएगी, तो यहां पर इसकी राजधानी हो जाएगी रियाद। क्या हो जाएगी? रियाद। अगर मैं मनावा की बात करूं तो बहरीन की राजधानी मनावा हो जाएगी। अगर दोहा